असम से लेकर बंगाल तक चुनावी सरगर्मी तेज है। जहां असम में 9 अप्रैल को वोटिंग है तो बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को जनता मतदान करेगी। वैसे तो चुनावी माहौल में वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए सभी पार्टियां कई हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन आजकल एक शब्द की गूंज ज़्यादा है और वो शब्द है मियाँ। असम में हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि उन्हें मियाँ वोट नहीं चाहिए, तो दूसरी तरफ एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद मुस्लिमों का दबदबा बढ़ेगा। उधर बंगाल में मालदा बंधक कांड के बाद बीजेपी ममता सरकार को मियां सरकार कहकर इसे हटाने का ऐलान कर रही है। तो आज हम बात करेंगे बंगाल से लेकर असम तक मुस्लिम फैक्टर कितना अहम होता जा रहा है। असम में मियां शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए होता है जो दशकों पहले बांग्लादेश से आकर यहाँ बसे थे। सीएम हेमंत विश्व शर्मा खुलकर कहते हैं कि वो अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि उन्हें उन मियाँ लोगों का वोट नहीं चाहिए जो उनकी संस्कृति को खतरा पहुंचाते हैं। वहीं एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने अब ये कहकर आग में घी डाल दी है कि चुनाव के बाद मियाँ समुदाय का दबदबा बढ़ेगा। तो ये तो असम की बात है, और असम की बात के साथ साथ मैं आपको पश्चिम बंगाल की भी बात बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है। पश्चिम बंगाल के अंदर मालदा में जिस तरीके से 7 जुडिशल अधिकारी जो एसआईआर का काम करने के लिए पहुंचे गए थे, उन्हें बंधक बनाया गया था। उस केस में आज कई गिरफ्तारियां हुई है। आपको पता होगा इस पूरे मामले में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जो कोर्ट है वो जागी रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले पर सीधा संज्ञान लिया था। अब इस पूरे मसले पर क्या हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात भी करेंगे। सवाल यह है कि क्या ओवैसी के आने से बंगाल में मुस्लिम वोट बटेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। भले ही बंगाल और असम में मुस्लिम वोटों का गणित बहुत साफ है, लेकिन पहले की तरह अब मुस्लिम वोटों को एकजुट रखना उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि मुस्लिम वोटों पर दावेदारों की संख्या बढ़ी है और इसीलिए इस वोट बैंक को लेकर चुनाव में इतना शोर है। याद रखिए, ना कांग्रेस, ना मोदी, ना अमित शाह, ना हेमंत विश्व शर्मा चाहते हैं कि मियाँ लोगों की एक लीडरशिप रहे, मियाँ लोगों को खत्म कर दिया जाए। अरे खत्म करने की बात करने वालों, तुम खत्म हो जाएगे और मियाँ जिंदा रहने वाला है इंशाअल्लाह। मियाँ आबाद रहेगा। घुसपैठिए घुसाए, और कांग्रेस इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रही। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों के तो खिलाफ है, मगर हमारे आसाम के मूल मुसलमानों का किसी को विरोध नहीं है, किसी को विरोध नहीं है। बात बंगाल की करें तो यहां मुस्लिम वोट को लेकर अलग ही सीन दिख रहा है, जहां बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। मालदा कांड के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या ये चुनाव से पहले दंगे भड़काने की कोशिश थी। मालदा में 1 अप्रैल को हुई घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। मालदा में 7 जजों को एक उग्र भीड़ ने करीब 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा, जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर काफ़ी सख्त दिखा और इसे सोची समझी साजिश बताया। वहीं बीजेपी इसे टीएमसी के भड़काऊ बयानों का नतीजा मान रही है, ताकि राज्य में दंगा हो सके और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। सीएम ममता बनर्जी ने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है और इसका मकसद है राज्य में कानून व्यवस्था खराब दिखाई जा सके, ताकि राष्ट्रपति शासन थोपने का बहाना मिल जाए। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। वहीं जांच एजेंसियां और पुलिस ने इस घटना के पीछे साजिश होने के दावे से इनकार नहीं किया है। इस घटना के मास्टरमाइंड एआईएमआईएम के नेता एम इस्लाम को देश छोड़कर भागने से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मालदा कांड के पीछे भी क्या मुस्लिम वोट बैंक का खेल है। आज तो उन्होंने बॉर्डर को घेरने का जो काम उसके लिए असहयोग किया है। ममता बनर्जी ने बार बार बोलने के बाद जमीन नहीं दी है, और जो कलिया चौक घटना हुआ सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह वही है। इनको लाना, उनको आई कार्ड बना के देना, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, उनको देश में भेजना, सब जगह
खाली बंगाल नहीं है, बंगाल के चलते पूरा देश अनरेस्ट है। जितना एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, यहाँ से लोग जाते हैं और पकड़े जाते हैं, यहाँ का आधार कार्ड मिलता है उनके पास। इसलिए पहले यहाँ का कानून व्यवस्था ठीक हो, नहीं तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाए। कल गृह मंत्री कह रहे थे मैं 15 दिन कहीं नहीं जा रहा हूं यहाँ से। बड़ी बात है भाई, देश के गृह मंत्री जब इस तरह के हालात हैं दुनिया में और अभी अपने सरहदों पर भी, उनके लिए बंगाल चुनाव कितना अहम है। मैं इसलिए कहता हूं कि इनकी प्राथमिकता में देश नहीं है, युवाओं का रोजगार नहीं है, इनकी प्राथमिकता में है येन केन प्रकारेण चुनाव कैसे अपने बास्केट में डाला जाए। आइए समझते हैं कि असम बंगाल में मियाँ कार्ड क्यों उछाले जा रहे हैं। असम में साल 2023 में परिसीमन से पहले 126 सीटों में से करीब 35 से 40 सीट ऐसी थी जहां मुस्लिम समुदाय का प्रभाव माना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद असम में मुस्लिम वोट का समीकरण बदला है। विधानसभा सीटों की कुल संख्या 126 ही रही, लेकिन उनकी सीमाओं में बदलाव के कारण मुस्लिम सीटों की संख्या घटकर 20-22 रह गई। परिसीमन में मुस्लिम आबादी को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिस वजह से चुनाव नतीजों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव कम हुआ है। कई सीटों को आरक्षित सीटों में भी बदला गया है, जिससे मुस्लिम उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर कानूनी रोक लगी है। साल 2021 के असम चुनाव के नतीजे को देखें तो 31 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे। वहीं साल 2016 में 29 और साल 2011 में चुनाव में 28 मुस्लिम प्रत्याशी जीते, यानी हर चुनाव में मुस्लिमों के जीतने की संख्या बढ़ी है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में मुस्लिमों की जीतने की संख्या पहले से कम हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से मुस्लिम वोटर्स 100 से 125 पर निर्णायक है। लगभग 85 से 89 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है। इनमें से कई सीटों पर यह आबादी 50% के पार है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना और वीरभूमि जिलों में मुस्लिम वोटर्स भारी संख्या में हैं। 3 जिले मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज़्यादा है। पिछले चुनाव में टीएमसी ने इन मुस्लिम सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी। टीएमसी ने 85 मुस्लिम बहुल सीटों में से 75 सीटें जीती थी। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में कुल 42 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिनमें से 41 टीएमसी के थे। लेकिन बंगाल चुनाव नतीजों का एक दिलचस्प आंकड़ा भी है। 2021 में मुस्लिम विधायकों की संख्या पिछले चुनाव नतीजों के मुकाबले कम थी। 2011 में 59 मुस्लिम जीते तो 2016 में 56 मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर आए, लेकिन 2021 में 42 ही जीत कर आए। ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम सिक्योर वोटर्स के तौर पर माने जाते हैं। बीजेपी ममता के इस किले को तोड़ना चाहती है और ये सच है कि बंगाल में मुस्लिम वोटर्स के दावेदार जितने ज़्यादा होंगे, बीजेपी को चुनावी फायदा उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जानती है कि जब मियाँ शब्द उछलेगा तो पलटवार होगा और पलटवार होगा तो ध्रुवीकरण होगा। यही असली चुनावी गणित है। इसीलिए असम हो या बंगाल, नेताओं के भाषणों में मुस्लिम वोटर्स पर कोई निशाना साध रहा है तो कोई इसकी संख्या बढ़ने के दावे कर रहा है। वहीं असम हो या बंगाल, बीजेपी के नेता चुनावी रैलियों में यूपी फॉर्मूला लागू करने का वादा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, वहां पर अब किसी भी धर्मस्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। एक एक घुसपैठी को चिन्हित करके उसे यहां से बाहर कराने की व्यवस्था भी हो रही है। ये एनडीए का संकल्प है कि असम की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केतन जायसवाल हैं, टीएमसी के नेता संजय सरकार हैं, एआईएमआईएम के नेता दानिश अजीज हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव हैं। सबसे पहले दानिश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण का और मुसलमानों को आगे करने का और मुसलमानों को नेतृत्व देने के लिए एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर ने ये हाथ मिलाया है और इससे आप इनकार भी नहीं कर रहे। आप साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ भाई, हमने ये हाथ मिलाया है, मुसलमानों के लिए मिलाया है। इसका मतलब आप ध्रुवीकरण करा रहे हैं, हिंदुओं का वोट आपको नहीं चाहिए।
ऐसा तो हमने नहीं कहा। हमने SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, हमने सबों की लड़ाई की बात की है। हमने ध्रुवीकरण की तो बात ही नहीं की। ये सो कॉल्ड और भाई मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो वही ध्रुवीकरण की बात है ना। नैरेटिव सेट कर रही है। क्या बोले? मुसलमानों को नेतृत्व देना, मुसलमानों के जो भागीदारी है उसको बढ़ाना, जब आप इसकी बात करेंगे तो मुसलमानों की बात करेंगे ना, और इससे तो ध्रुवीकरण होगा ही। सर हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज की, बैकवर्ड क्लास की बात करना आपके लिए ध्रुवीकरण हो गई? ये कहाँ की सर संवैधानिक प्रक्रिया है? सर आप जो बोल रहे हैं वो सही है और जो हम कर रहे हैं उस पर गलत है। आप बोले तो बोले, हम करें भी नहीं। अगर अपने लोगों की और बैकवर्ड क्लास के लोगों की आवाज उठाना अगर गलत है तो फिर आप बताइए सही क्या है, आप उसको बता दीजिए, सही रास्ता दिखा दीजिए। नहीं, खाली मुसलमानों की आवाज उठाना सही नहीं है ना, क्योंकि देश तो सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। सर जी देखिए, पश्चिम बंगाल में इस प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने जिस तरह से SC, ST, OBC और खास करके माइनॉरिटीज को जिस तरह पीछे ढकेलने का काम किया, बार बार उनसे वोट लेकर, 15 सालों से उनकी वोट लेकर उन्हें वंचित करने का काम किया, और दिन प्रतिदिन तृणमूल कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मुसलमानों की लीडरशिप को खत्म कर दी, और इस प्रदेश में आज मुसलमानों का हक और मुसलमानों की गई है। ममता बनर्जी को जब वोट की जरूरत पड़ती है तब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी इस पे बात करती हैं। जब उनका वोट चला जाता है तो मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो जाता है, माइनॉरिटीज का मुद्दा खत्म हो जाता है, उनको अलग अलग मुद्दे याद आते हैं, अलग अलग चीज उनको याद आती है। उनका कहना ही था अगर आंदोलन करना है तो दिल्ली जाके आंदोलन करो। तो आज आपके चैनल से मैं बोलना चाहता हूं, अगर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को वोट चाहिए तो वो दिल्ली जाकर वोट मांगे। पश्चिम बंगाल के लोग उनको और वोट नहीं देने वाले। और मालदा हिंसा में भी जो गिरफ्तार हुआ है बंधक बनाने वालों में, वो भी AIMIM का नेता है जो देश छोड़कर भाग रहा था, बंगाल छोड़कर भाग रहा था। वो 2021 के, वो हमारे 2021 के कैंडिडेट थे। उसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिविटी को पार्टी में बंद कर दिया था। ये गजब बात है, जिसको लड़ा दिया कह रहे हैं एक्टिविटी बंद हो गई पार्टी में। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उस नैरेटिव का हम लोग कंडेम करते हैं, क्योंकि ये नैरेटिव सेट कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बदनाम करने के लिए की जा रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अच्छा संजय सरकार जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि SIR के ऊपर पर TMC ने इतना भड़काया कि लोग सड़कों पर आ गए और मालदा कांड हुआ। पहले तो हम दिलीप घोष जी जो बात बोला है ना, उसको पहले देखिए। दो आदमी को हम तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ये आदमी का नाम निमाई चंद्र दास, ये मंडल अध्यक्ष है हिंगलगंज का। ये 50,000 रुपया लेके बांग्लादेशियों को घुसाता है घर में। पुलिस इसको अरेस्ट किए थे 2021 में 23 जुलाई के दिन में। मैं 1 नंबर 2 नंबर आपको दिखा दो, देखिए ना, इसको भी देख लीजिए। इसके नाम है राजकुमार बारोई। ये भी पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी का नेता, फर्जी कार्ड बना के सबको बांग्लादेशियों को लेकर अवैध रूप से लोगों सब लेके आता है। हम 2 प्रूफ आपको स्क्रीन के सामने हम दे दिए हैं। रह गया SIR मामला में। अब आप बताइए दीपक जी, 1904 को जो आपको दस्तखत है, जो दिखा रहा है, जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, उसके बाद 1951 से पहले आपको मालूम है लोकतंत्र प्रयाग में सुकुमार सेन ने पहले मतलब जो है वहां पर पहले हिंदुस्तान के चुनाव किए थे। देखो वहां से जो चुनाव में जब वोट दे के आ रहे हैं, अचानक क्या हो गया, जो 2002 का लिस्ट के बाप के नाम, बेटा का नाम, सबको नाम देने के बाद के बावजूद भी सबको नाम काट रहा है चुनाव आयोग का पतली गली से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लोकतांत्रिक अधिकार अगर कोई छीन लेते हैं, अगर लोकतांत्रिक अधिकार छीनने के बाद में आदमी क्या करेंगे, घर में तो बैठा नहीं रहेंगे, जरूर उसमें आंदोलन करेंगे अपना अधिकार छीन कर लेने के लिए। अगर मोदी अमित शाह चाहेंगे किसी को घुसपैठी बनाने के लिए, चुनाव आयोग को पूछा गया आप कितना घुसपैठी मिला, कितना रोहिंग्या मिला, कितना बांग्लादेशी मिला, वो बोले हम MAC बोले, मतलब मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स बोलेंगे। तो होम अफेयर्स को पूछा गया तो अमित शाह जी को पूछा गया, अमित शाह जी बोल रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, चुनाव आयोग बोलेंगे। आप ये बता नहीं पाए कितना घुसपैठी मिला आज तक, कितना रोहिंग्या मिला, ये बोल नहीं पा रहा है। आप बोल रहे हैं सबको रोहिंग्या और घुसपैठी आप बोल दे रहा है। इतना बोलने तो आपको नहीं होता, बंगाल को जनता को तो ऐसे नहीं बोल सकता है। अगर केतन यहां पर बैठा, केतन को अगर कोई बोल देगा घुसपैठी,
यहाँ पर भूपेंद्र जी बिहार से आए, वो उसको अगर बोल देंगे घुसपैठ, वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। किस कारण में नाम काटे हैं आप, किस कारण में कर रहे हैं? एक जांच के लिए आपको मतलब जो आप ये जो जांच के ऊपर जो अटैक हुआ, ये बहुत निंदनीय घटना, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये और एक जांच के ऊपर में जो मौत हुआ था, उसको नाम था ब्रिज गोपाल हरकिशन लोया, जो अमित शाह को केस सोबरुद्दीन केस में मुंबई स्पेशल कुछ भी बोलते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी छपता है वही बोलते हैं संजय सरकार जी। मौत होने के बाद में आप लोग को मन में क्यों हमदर्दी नहीं आया? उसको मौत कैसे हुआ, उसको जांच क्यों नहीं हुआ? आज तक उसको परिवार क्यों न्याय नहीं मिला? वो भी तो एक जांच थे। उसका परिवार तो न्याय के लिए हर जगह ठुकरा रहा था, लेकिन डबल इंजन सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी तक किसी ने वही लोया के बारे में देखा नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे देश के मीडिया का भी दुर्भाग्य है, और जो चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी का है, कहाँ की बात कब की उठा के कहाँ क्या बोल रहे हैं, और उसी के ऊपर जो है अरे वो उस पूरे मामले पर ना कोई केस बना, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कोर्ट के अंदर वो मामला गया, कोर्ट के अंदर से वो मामला हटा दिया गया। पर आप ये बताइए, उसका परिवार आज भी तो न्याय मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं? हरीन पांड्या जो मर्डर हुआ है, एक होम मिनिस्टर गुजरात में मर्डर हुए थे, उसको भी परिवार आज न्याय मांग रहे हैं, उसको भी तो अंतरात्मा रो रहे हैं। चलिए भूपेंद्र यादव जी जवाब दे दीजिए। देखिए सब पुराने आरोप निकाल के टीएमसी ले आई है, और इन सब पुराने आरोपों पर बोल बोल के वो आपकी इमेज खराब करने वाली है। पश्चिम बंगाल के अंदर उनकी स्ट्रेटेजी साफ है, वो कह रहे हैं कि एसआईआर में नाम काटे जा रहे हैं, इसीलिए ये हालत है। देखिए दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि एसआईआर में कोई नाम काटे नहीं जा रहे हैं। हमारे बंगाल की धरती के जो क्रांतिकारी भूमि के लोग हैं, चाहे तो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी का नाम नहीं काटा जा रहा है। हाँ, काटा जा रहा है जो रोहिंग्याई है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वैसे वो दूसरे लोगों को काटा जा रहा है। अरे मेरी बात सुनो यार, अरे भाई दीपक जी इनको बंद करिए। दीपक जी ऐसे हम बंद नहीं करते किसी को। देखिए आप लोग जूम पर जुड़े हुए हैं, अगर आप एक दूसरे पर बोलेंगे तो दोनों की आवाज कटेगी। संजय सरकार जी प्लीज शांत हो जाइए। दीपक जी हम इनको पूछ रहे कितना रोएगा, जवाब देना भाई साहब, कितना रोएगा बताइए ना। मैं ये सवाल पूछ लूंगा उनसे, उनको अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। बताइएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा, कितने रोहिंग्या मिले एसआईआर में? कितना? हाँ बताइए ना, कितना रोहिंग्या टोटल, कितना रोहिंग्या है वर्ल्ड में? बोलो बोलो बोलो, जीत करने हाथ हो जाइएगा। टीएमसी जा रही है, ममता हम 225 सीट लेकर आ रहे हैं और आप 50 के नीचे जा रहे हैं। हम 225 में आ रहे हैं, 4 तारीख को सफल सरकार है और सफल नहीं आ रहे हैं। 9 पास पलट हो गया है, पलट गया है, पलट गया है। आप नहीं, आपको ममता दीदी नहीं आ रहा है। आपको 100 साल में भी बंगाल का सरकार नहीं बना पा रहा है। ज्योतिष बोल दिए हैं, आप ये नहीं बना पा रहे। आप गए हो, आप गए, इसके लिए आपको गृह मंत्री बोला 15 दिन रहेंगे। 15 साल हो बंगाल में। लगता है कि इनको मुंह में बबसीर हो गया है भाई। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलिए भूपेंद्र जी, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं। संजय सरकार जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करिए। आपने अपना पॉइंट रख दिया, उनको बोलने दीजिए। भूपेंद्र यादव जी बोलिए। सुनिए, कितना रोएंगे? मैंने इनके बीच में तो बोला नहीं है दीपक जी। कितना रोएंगे बोलिए ना। अरे मैं कितना रोएंगे बोलिए ना, बोलिए। आप रोहिंग्या हो, आप लाते हो रोहिंग्या को। आप जिन्ना का खानदान का, जिन्ना पैदाइश देने वाला आदमी आप है, जिन्ना का खानदान का है। आप जिन्ना का खून आपको खून में जोड़ रहे हैं, जिन्ना का खून जोड़ रहे हैं। संजय सरकार इसके लिए ये मेंटल आदमी के कहाँ से लाए हैं? ये मेंटल को कहाँ से लाए? आप दे दिए कि नहीं है? ये साइको लग रहा है। अच्छा संजय सरकार जी अब रुक जाइए। देखिए मैं आपको स्क्रीन से हटाना नहीं चाहता। संजय जी अब रुक जाइए। भूपेंद्र यादव जी को बोलने दीजिए। उर्मिला को साथ में शादी दे दिया है आपने, मुसलमानों को जमात बनाने के लिए इसको दिक्कत नहीं है। ये लग रहा है कि सोनागाछी का दलाल उठ करके आ गया आईपीएम से। अरे ऐसा नहीं बोलिए भूपेंद्र यादव जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। संजय सरकार जी, भूपेंद्र यादव जी, आप दोनों नहीं। केतन मुझे बताइए, असम के अंदर, 1 मिनट रुकिए। संजय सरकार जी, भूपेंद्र यादव दोनों रुक जाइए। केतन जायसवाल के पास में जाऊंगा, दोनों को हटा दीजिए। ऐसा मत करिए संजय जी, मैं दोनों को हटा दूंगा।
आपस में आप लोग किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? कम से कम ये तो सोचिए, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक नेशनल इंटरनेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, ये क्या ठीक है? संजय सरकार जी रुक जाइए, भूपेंद्र यादव जी को भी रोक दीजिए। केतन, मियां मुसलमान ध्रुवीकरण चाहे असम हो चाहे पश्चिम बंगाल हो और केरल में भी कमोबेश यही चल रहा है। कांग्रेस कहाँ खड़ी है इन सबके बीच में? इससे तो कांग्रेस का नुकसान ही है। जी बिल्कुल, इससे सिर्फ कांग्रेस का नहीं, देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है, लोकतंत्र का नुकसान है। लोकतंत्र का नुकसान इस कायदे से है कि ऐसे ऐसे चुनाव का समय है, बंगाल में और असम में चुनाव है, आपके प्रतिष्ठित चैनल पर एक चर्चा हो रही है, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य ये है कि इस समय चर्चा जब होनी चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा पर, जो सरकार 15 साल से राज्य में है उसने कितना किया कितना नहीं किया, पर जो सरकार केंद्र में है 12 साल से उसने क्या कर पाई क्या नहीं कर पाई, जनता के और क्या मुद्दे हैं, जनता की और क्या जरूरतें हैं, युवा पीढ़ी की और क्या इच्छाएं हैं, तो उन सब की चर्चा नहीं हो रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण इस पे बात कर रहे हैं और बात करते करते हम इस स्तर पे बात को शब्दों का लेकर चले जा रहे हैं कि यहाँ पर तो मतलब एक क्या बताएं कि साधारण परिवार में बैठ कर लोग देख भी नहीं पाएंगे। मगर कांग्रेस की या हमारा जो स्टैंड है कि देखिए चुनाव जो है हमेशा मुद्दों पर होना चाहिए। बंगाल में चूंकि हम बंगाल में जन्मे बड़े हैं और बंगाल के एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको अगर मुझे थोड़ा समय दे तो मैं आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझा दूं। बंगाल के चुनाव में कभी भी ध्रुवीकरण, कभी भी धार्मिक मुद्दे, कभी भी सांप्रदायिकता नहीं हुआ करती थी। यहाँ जाति राजनीति भी नहीं थी, धर्म की राजनीति भी नहीं थी, यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं थी, यहाँ क्लास पॉलिटिक्स थी। पर 2016 का जो चुनाव था यहीं तक लास्ट था। 2016 के चुनाव में जब भाजपा के केवल 3 एमएलए जीते थे और 2019 से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस मिलकर अपने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बंगाल के चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई 2019 से और तब से आज तक देख लीजिए 19 के बाद 2021 का चुनाव आया, पूरा चुनाव सिमट गया सीए और एनआरसी के मुद्दे पे। भाजपा कहती है प्रो एनआरसी, तृणमूल कहती है नो एनआरसी और इसी प्रो एनआरसी और नो एनआरसी में जनता बट गई, ध्रुवीकरण हो गया और इसका खामियाजा जनता को भी हुआ। जनता के मुद्दे पीछे रह गए और जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को भी हुआ। हम जो जिलों में जिन जिलों में हम मजबूत है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, उन जिलों तक में हम अपनी खाता नहीं खोल पाए केवल और केवल ध्रुवीकरण के चलते, क्योंकि कांग्रेस न हिंदू के तरफ से न मुसलमान के तरफ से कोई सांप्रदायिक छोर नहीं ले पाई। हम एकता, समरसता, समृद्धि के चक्कर में रह गए और दोनों पार्टियों ने मिलकर बंगाल का माहौल खराब कर दिया और ध्रुवीकरण के बलि हम चढ़ गए और हम शून्य हो गए। और आज उसी प्रकार से जैसा कि सांप्रदायिकता ने तृणमूल और बीजेपी दोनों को डिविडेंड दिया है 21 के चुनाव में, तो ये खून उनके मुंह में लग गया है। ये दोनों ही पार्टियां पुनः चाहती हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने जगह पर विफल रही हैं। केंद्र की सरकार भी विफल रही है और राज्य की सरकार भी विफल रही है, तो दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि उनके काम पर चुनाव ना हो, सांप्रदायिक राजनीति पर चुनाव हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, ताकि पुनः दोनों अपने अपने हिस्सों का वोट बांट सके और जनता जहां थी वहीं रह जाए। अब मैं आता हूं एसआईआर पर। देखिए एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की जो मखौल चुनाव आयोग उड़ा रहा है, एसआईआर के नाम पर जो धज्जियां उड़ा रहा है लोकतंत्र की, जो छीछा लेदर मचा रखी है आज बंगाल में आज 2 सप्ताह के बाद चुनाव है, लोग वोट देने जाएंगे। अभी प्रार्थी अपना नॉमिनेशन दे रहे हैं, पर अभी भी लाखों लोगों का जो वोट अधिकार है वो अधर में लटका हुआ है। उनको पता नहीं है कि मैं वोट दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे मुर्शिदाबाद के फरक्का विधानसभा सीट से जो हमारे प्रार्थी है जिनका नाम डिक्लेयर हुआ है, उनका खुद का नाम डिलीट कर दिया गया है, जबकि उनके पास पासपोर्ट है, उनके परिवार में सबका पासपोर्ट है। तो ये जो छीछालेदर मचाई गई है और मालदा की जो घटना कहते हैं, देखिए कानून को अपने हाथ में लेने का समर्थन कभी कोई नहीं कर सकता। हम कांग्रेस भी जिम्मेदार पार्टी है, नहीं कर सकते। ठीक है केतन, यही पर रुकेंगे। आपने वैलिड पॉइंट उठाए। एक बार पूरे पैनल को दिखाइएगा अगर साथ हो। भूपेंद्र यादव जी आपसे और संजय सरकार जी आपसे मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे शो में आते हैं इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं और कृपया इतनी टोका टोकी ना करें कि डिबेट ही ना हो पाए, ये अच्छा नहीं लगता। आप दोनों संभ्रांत हैं, आप दोनों बड़े हैं,
आप दोनों अग्रज हैं, मेरे ख्याल से इतनी मान और मर्यादा आने वाले समय में आप रखेंगे, ये दो बड़ी पार्टियों के नेताओं से मैं उम्मीद करता हूं, एक टीएमसी के और एक बीजेपी के।